शुभ रात्रि, शुभ संध्या। झीलों की नगरी उदयपुर से गोविंद लाल ओर का प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर का खूबसूरत दृश्य। रात की 11 बजने आई है और यहाँ लोग खूब टहलने के लिए, घूमने का आनंद और लुत्फ़ उठाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। तो इसी क्रम में मैं भी अक्सर फतेह सागर झील पर पहुँच जाता हूँ। महाराणा उदय सिंह जी ने जब इस खूबसूरत शहर की बनावट, बसावट और इसके बारे में उस समय सोचा होगा, तो सोचिए आज से 500-600 सालों पहले क्या दृश्य रहा होगा। शहर के गिने चुने मकान होंगे, बिखरे बिखरे मकान। महल की शुरुआत हुई, फिर उदय सागर झील का निर्माण हुआ। उस समय भी राजा महाराजा कितनी लंबी दूरदृष्टि उनकी सोच थी। चलो, तो दूरदृष्टि उनकी सोच थी और उनकी पहला उन्होंने जो झील बनाई उदय सागर, उसके बाद में उनके वंशजों ने लगातार इस काम को आगे बढ़ाया। कुछ न कुछ वह मानव जाति को देते रहे। मानव जाति के लिए, कल्याण के लिए हमेशा उन्होंने योगदान दिया। जब देश एक तरफ आज़ाद हो रहा था और एक तरफ देश का संविधान लिखा जा रहा था, उस समय भी देश की अगर सबसे बड़ी हम देखें उस समय मिसाल, तो महाराणा भूपाल सिंह जी को हमको देखने को मिलती है, जिन्होंने भारत को सबसे बड़े विलय किया था भारत में, और मेवाड़ रियासत को विलय करके उन्होंने इतिहास कायम किया था। इसीलिए उनको श्री जी की उपाधि उनको प्रदान की थी। तो उस समय भी कई सारे मतभेद, कई सारे राजा रजवाड़ों के ताने बाने होते थे, लेकिन फिर भी महाराणा भूपाल सिंह जी का हम देखें तो महाराणा भूपाल सिंह जी एक ऐसे समाज सेवी और एक ऐसे शासक थे जिन्होंने दोनों हाथों से जनता को खूब दिया। चाहे ज़मीन ले लो, चाहे चिकित्सा ले लो, शिक्षा ले लो, हर क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट काम किया। उदयपुर में अगर बिजली लाने का कुछ रह जाता है तो महाराणा भूपाल सिंह जी को। जल का अधिक से अधिक संग्रहण भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। इसके साथ ही रेलवे का जो काम था वो उन्हीं के कार्यकाल में था। मतलब आप देखो कि महाराणा भूपाल सिंह जी ने अपने पूर्वजों की धरोहर को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। फिर बहुत सारे उसके बाद में भी काम हुए, लेकिन देश आज़ादी के बाद जो 3 साल का जो 47, 48, 49 और 50 का हम देखें, उस समय देश खड़ा हो रहा था। एक तरफ जय जवान जय किसान जैसे नारे, उस समय नेतृत्व क्षमता। भारत कई सारे आक्रमण से टूट चुका था, उसमें वापस खड़ा करना एक बड़ा एक चुनौती था। लेकिन फिर भी उस समय हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और ऐसे कई क्रांतिकारियों ने, नेताओं ने देश को संभाला और देश को एक सशक्त कानून दिया, एक अच्छी व्यवस्थाएं दी। लेकिन उस समय जो आवश्यकताएं थी, तो उस समय वातावरण जब वो समय था तो उनके हिसाब से, लेकिन धीरे धीरे हम देखें कि देश के आज़ादी के 78 साल हो गए और अब 100 साल हम धीरे धीरे पूर्ण करने जा रहे हैं। तो 100 साल, तो जब उस समय जब देश में रेडियो ही मात्र था, धीरे धीरे इस देश के 78 साल में हमने क्या नहीं पाया। हमने वैज्ञानिक की ज़बरदस्त ऊंचाइयों को छुआ। कंप्यूटर, मोबाइल हमारे हाथ में है। यानी आप देखो कि जो लोग पहले जिन लोगों ने कुछ नहीं देखा, हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। शायद मेरी तरह 44 साल की उम्र में जो शुरुआत हुई, बटन वाली टीवी से शुरुआत हुई, ब्लैक एंड वाइट टीवी से, फिर कलर टीवी भी देखी, फिर रिमोट वाली टीवी देखी और फिर स्क्रीन टच वाली टीवी देखी, और अब तो आंखों से पलक झपकते ही ऐसी टीवी चालू हो गई है, ताली बजाओ तो चालू हो जाती है। ऐसे युग में हमने जन्म लिया है। तो देश के 78 वर्ष के बाद भी अद्भुत देश ने जो है प्रगति की है, वैज्ञानिक ने प्रगति की है। पहले भारत में ऐसा कहते हैं कुछ नहीं बनता था,
लेकिन अब भारत में बहुत कुछ बनने लगा है। बहुत सारे मशीनें, गाड़ियाँ, हवाई जहाज़ तक बनने लगी है। तो कुल मिलाकर एक प्रगति हुई। पहले खेती कम होती थी, खेती का रेशो भी बढ़ा, समय की आवश्यकता, एक समय केरोसिन के लिए लंबी चौड़ी लाइनें लगती थी, वो सारी ख़त्म हो गई। अब पेट्रोल के लिए लगती है और धीरे धीरे देश में पेट्रोल भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और एक नई व्यवस्थाएं लागू हो रही है। पहले इलेक्ट्रॉनिक से हम खाली टेप टीवी चलाते थे, कभी सोचा नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक से गाड़ी चलेगी, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक से हम गाड़ी चला रहे हैं। तो ये हमारी भारतीय प्रगति है, भारतीय लोगों का मिला जुला प्रयास एक रंग लाया है। एक समय था जब हमारे लोग नए वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी देश के पहले वैज्ञानिक कहते हैं और उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और आज हमारे देश में परमाणु ऊर्जा का ज़बरदस्त भंडारण है। तो बहुत लोगों ने बहुत योगदान दिया है, तब जाके हमारे देश खड़ा हुआ है। लेकिन इस सब क्रम में हम देखें तो कहीं ना कहीं हम स्वच्छता से पिछड़ते रहे। अस्वच्छता हमारे देश में व्याप्त हो गई, गंदगी, क्योंकि पहले तो पानी का इतना उपयोग नहीं होता था, लेकिन इस 21वीं सदी में आते आते पानी की बहुत ज़्यादा खपत हुई और पानी की इतनी ज़बरदस्त है कि पानी ही पानी का खतरा बन गया। पानी के माध्यम से जल दूषित होने लगा, नदियाँ दूषित होने लगी, ये हम देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस दूषित को अगर रोकना है, अब 21वीं सदी में सभी को मिलकर साथ देना होगा, एकता का परिचय देना होगा, तब जाके हम अपने शहर को खूबसूरत और भी अच्छा बना सकते हैं। सबकी मिलीजुली भागीदारी से ही ये सब संभव है। हमेशा मैं फतेह सागर पे आता हूँ तो ऐसा लगता है भाई साहब उस समय इस पूरी झील का 14 साल तक काम चला। शहर से लगभग 40 फीट ऊपर उठाई गई झील को। इस झील का कनेक्टिविटी उधर सिसारमा से और बड़ी की झील से इसको जोड़ा गया। आप सोचिए कितना कठिन काम होगा, कैसे यहाँ अंग्रेज के उस सिपाही ने यहाँ खड़े रह के काम करवाया होगा। राजा का नेतृत्व हमेशा रहा, वह शाम को कहते आ जाया करते थे देखने के लिए, सुबह दिन में भी आते थे। तो राजाओं का नेतृत्व भी हमेशा यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहा है। उन्होंने हर काम अपने तरीके से करवाया है। हम बात करें यहाँ राजाओं के, महारानियों कहीं पीछे नहीं थी। यहाँ की राजमाता और महारानियों ने भी खूब यहाँ पे काम किया है। बड़ी की झील उदाहरण है, सहेलियों की बाड़ी उदाहरण है, जहाँ माताओं का मातृशक्ति का जहाँ काम था उन्होंने भी अपना योगदान दिया है। जहाँ कुछ निर्माण करना होता तो वो भी उसमें साथ देते, युद्ध की बारी आती तो भी साथ देते। यानी मेवाड़ वो पूरा ये रहा है जहाँ पर समर्पण और त्याग के भावनाएं हमें देखने को मिलती है। पूरे विश्व में अगर सबसे लंबी पीढ़ी की बात करें तो कहते हैं मेवाड़ की सबसे लंबी पीढ़ी है, जो 77 और 78वें वंशज भी आज भी यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसी खूबसूरत और उन्हीं के वंशजों ने ये सारे तालाब, कुएं, बावड़ियाँ, सरोवर सब कुछ बना के गए, जिसको देखने के लिए पूरा संसार आता है। जब उदयपुर में हम देखें, मेवाड़ में जब आक्रांताओं का जब दौर चल रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, धरोहर तोड़ी जा रही थी, तो उस समय धरोहर को छुपाना का था कि उसकी आड़ कर दे। लेकिन लोगों ने ऐसी आड़ की कि फिर कभी वो आड़ हट नहीं पाई। आज हज़ारों मंदिर कई घरों के पीछे दबे हुए हैं। ऐतिहासिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, लोगों ने घर के पीछे दबा दिए हैं, आगे व्यवसाय और दुकानें खोल के बैठ गए हैं। उस समय की लाचारी, मजबूरी थी कि मंदिरों को छुपाना पड़ा, लेकिन वो मंदिर आज दिन तक बाहर निकल के नहीं आए। हमने वाराणसी में देखा कि मोदी जी के सफल प्रयासों से, योगी जी के सफल प्रयासों से मंदिर बाहर आए, लेकिन हमारे अपने सनातन ने ही मंदिर को पीछे छुपा रखा है। आज हमें किसका खतरा है? आज हमें किसी का डर नहीं है। खुलकर सनातन धर्म को आगे लाना चाहिए। तो हमारी जो धरोहर है, उन धरोहर को हमें और बढ़िया करना चाहिए लोगों के सामने। आप दुकान लगा रखी, हो सकता है बाहर 100-200 रुपये, 500 रुपये कमा लेते होंगे, लेकिन आप मंदिर को खोल देंगे तो लोगों की आस्था और बढ़ेगी, आपको रोज़गार भी अच्छा मिलेगा और जिस मंदिर को लोग देखने के लिए आते हैं वहाँ पर हमेशा पूजा होगी, उतना चढ़ावा भी आएगा। क्या नहीं हो सकता। मैंने दिल्ली गेट पे देखा कि जो मंदिर को दबा रखा था कई दिनों से, अब वहाँ नियमित पुजारी साहब बैठते हैं और पूजा करते हैं। अच्छा खासा उनके पास भगवान गणपति जी का भंडार उनका भरा रहता है।
तो कुल मिलाकर अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने सनातन धर्म को जीवित रखना है तो सबसे पहले उन धरोहरों को वापस पुनर्जीवित करना होगा जो हमने कहीं न कहीं दबा दी है। तो राजा महाराजाओं ने तो खूब दिया और सरकार भी खूब दे रही है। सरकार ने भी कोई कमी नहीं रखी है। सरकार हर जगह पैसा खर्च कर रही है, स्वच्छता पे खर्च कर रही है, सुरक्षा पे खर्च कर रही है। लेकिन जब हम लोग ही नाकामा हो जाए तो फिर सरकार बेचारी क्या करेगी। सरकार में भी हम जैसे लोग हैं, जो हम चुन के भेजते हैं वही लोग होते हैं और वो लोग नियम कायदे कानून लागू करते हैं। मोदी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम सबको मिलकर इस भारत पे स्वच्छ आंदोलन चलाना पड़ेगा। स्वच्छता सिर्फ रोडों पे लाने में या नालियों में नहीं है, स्वच्छता व्यक्ति के दिमाग पे भी लानी पड़ेगी। स्वच्छता तब आएगी जब हम हमारे पहले वाले जितने भी लोग हैं जिन्होंने काम किए उन लोगों को याद करें, तब जाके स्वच्छता आएगी कि हमें क्या करना है, हमें किस प्रकार से काम करना है, हमें अपने धर्म को कैसे बचाना है, संस्कृति को कैसे बचाना है, परंपराओं को कैसे बचाना है, संस्कारों का सृजन कैसे करना है। तब जाके हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। आज का थोड़ा सा देखा कि आज विचार अच्छा हुआ। आज बारिश भी नहीं है तो मैंने देखा क्यों ना आप लोगों को एक अच्छी बात बताई जाए जो कि बहुत प्राचीन है, बहुत कम लोग बताते हैं। ऐसी बातें हमेशा व्यक्ति को करनी जिससे कि आने वाली पीढ़ी थोड़ा जागरूक हो। जो पीढ़ी आज नशे की तरफ भाग रही है, ऐशो आराम की तरफ भाग रही है, पैसा बहुत है आजकल, कोई बीड़ी, कोई सिगरेट, कोई तंबाकू, कोई स्मैक और कोई पी कर इन झीलों के अंदर फेंक रहा है। तो पैसा भगवान ने बहुत दिया आपको, कोई बात नहीं, लेकिन उसके अच्छाई में खर्च कीजिए। जब अच्छाई में खर्च करेंगे तो लोग आपको याद करेंगे युगों युगों तक, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि वो संस्कृति, प्रकृति और अपनी परंपराओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वो हमेशा दिन रात अपनी संस्कृति और प्रकृति के विस्तार में लगे हुए हैं। उन सबको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आइए सब मिलकर स्वच्छता के इस आंदोलन में भावनाओं की स्वच्छता, मूल्यों की स्वच्छता, व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्वच्छता, स्वच्छता का कोई स्वरूप नहीं है। हम स्वच्छता जहाँ अच्छाई है वहाँ स्वच्छता है। स्वच्छता के इस आंदोलन में हम सब सम्मिलित होकर स्वच्छता के इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं। और एक फतेह सागर झील अगर नहीं देखी, उदयपुर नहीं आए तो एक बार उदयपुर आकर यहाँ की विरासत से ज़रूर परिचय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।